हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे टॉपिक हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इसके अंदर हमने बेसिकली बात की थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी। हमने बात की थी कि हमारा जो इकोनॉमी के अंदर पहले लिबरलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, हम उनको लेकर आए। उससे पहले क्या हमारी पॉलिसीज थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, तो उन सब की रिगार्डिंग हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी तीन इकोनॉमिक, हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसके अंदर तीन चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसको। लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमें क्या कहता है कि हमें जो गवर्नमेंट का, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि 1991 तक जो भी कंट्रोल था इकोनॉमी के अंदर वो टोटली किसका था, हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में, किसका था, वो हमारा गवर्नमेंट का था। यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, इंपोर्ट करने हैं कि नहीं करने, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर कुछ करना है कि नहीं करना, वो टोटल कंट्रोल, फॉरेन करेंसी को यूज करना है कि नहीं करना, सभी कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। ठीक है, आपको नई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करनी है नहीं करनी, वो सब चीजें कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। ठीक है, लेकिन जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हम पे इम्पोज थे उन रेस्ट्रिक्शंस को फ्री कर देना, हमें उनसे आज़ादी मिल जाना। जैसे हमने बात की थी, हर बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किसकी जरूरत थी, लाइसेंस की जरूरत थी। ठीक है, और 1991 तक हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकते थे, कैपिटल गुड्स का तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, जिससे हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो मार्केट फोर्सेस होती है, डिमांड और सप्लाई, उसके ऊपर बेसिस कुछ भी नहीं था। टोटल जितनी भी पॉलिसीज थी सभी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का रोल था। ठीक है, मेन रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। अब पब्लिक सेक्टर रोल कर रहा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि इनएफिशिएंट मोनोपोलीज क्रिएट हो गई थी, कि जैसे करप्शन की वजह से या ब्राइब की वजह से या पिलफ्रेज की वजह से, इन सभी रीजन से क्या था कि हमारी जो एफिशिएंसी थी वो इतनी बेटर नहीं थी, हम जितनी ग्रोथ करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए फ्रॉम 1950 टू 1990। तब हमने क्या लेकर आया, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो लाइसेंस राज था या जो टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल था उससे हमें फ्रीडम मिल जाना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर काफी रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, काफी चेंजेस हुए। वो किस मैनर में, सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या थे, उसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें फ्री करे कि हम मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर सके, जो हमें एक डेवलपमेंट और ग्रोथ के पाथ पर लेकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के पाथ पर लेके जाए उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें चेंजेस की, क्या क्या सुधार किए। सबसे पहला तो अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जैसा हमने बात की थी, पहले हमें कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें लाइसेंस की जरूरत होती थी। लेकिन 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टैब्लिश की गई तो जो ये लाइसेंसिंग वाला सिस्टम था इसको खत्म कर दिया गया। जैसे हमने बात की थी ना, पहले टोटल कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और 1991 के बाद आप चाहो तो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का सिकुड़ना, कम होना। हमने बात की पहले टोटल कंट्रोल किसका, गवर्नमेंट का, लेकिन धीरे धीरे जब हमने बात की कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, 1991 में डिसाइड किया गया, तो हमने जैसा लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले पब्लिक सेक्टर का ही इंपॉर्टेंट रोल था। 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनके अंदर केवल और केवल कौन रोल प्ले करेगा, गवर्नमेंट। 12 ऐसी और इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर मेन रोल पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा, सेकेंडरी रोल कौन प्ले करेगा, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। तो वो जो नंबर्स हैं वो पहले जैसे 17 थे, उस 17 से रिड्यूस होकर वो नंबर 8 हो गए, और फिर 2010-11 के अंदर वो रिड्यूस होकर 2 पे आ गया। ठीक है, यानी कि केवल 2 ही ऐसी वो इंडस्ट्रीज बची थी जिसके अंदर केवल गवर्नमेंट अपना प्रोडक्शन करेगी, बाकी ऐसी चीजें नहीं थी कि जिसमें टोटल कंट्रोल किसका बचेगा, गवर्नमेंट का बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस होने लगे, पब्लिक सेक्टर कम होने लगा और प्राइवेट सेक्टर वो इंक्रीज करने लगा। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा था वो एफिशिएंसी बेस्ड पे कर रहा था, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज का मतलब क्या है
कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजें फिक्स कर रखी थी कि इसका प्रोडक्शन कौन करेगा, इसका प्रोडक्शन कौन करेगा। इसी तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए हमें पता था वो कैसी थी, लेबर इंटेंसिव थी, तो उसके लिए कुछ एरियाज फिक्स कर रखे थे, जैसे सिल्क का प्रोडक्शन, क्लोथ्स का प्रोडक्शन, हैंडलूम का प्रोडक्शन कौन होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगे। लेकिन 1991 में ये बंद कर दिया गया कि कोई भी कर सकता है जिसे प्रोडक्शन करना है। इकोनॉमी के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट में डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी, अगर आपको बेटर लगता है तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी जो डी रिजर्वेशन, जो रिजर्व था उनके लिए पहले उसको जो बाउंडेशन थी, जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया। उसके अलावा एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ता था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस, तो वो सबको किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। लेकिन 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसके बाद हमने ये डिसाइड करना, हमने मतलब इन द सेंस कि गवर्नमेंट डिसाइड किया कि आप मार्केट के अंदर जैसी डिमांड और सप्लाई उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। देखिए जैसे हमने बात की थी कि 1990 तक हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए और हम चीजों को ऑर्डर करें, और जो कैपिटल गुड्स थे उनका प्रोडक्शन था, उनका जो इंपोर्ट था उसके ऊपर क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी। तो देखिए 1991 में फ्री किया गया कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्रीज से क्या ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। और जब ऐसा लेकर आएंगे तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ चलेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी दोनों ही क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे कौन से, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन का पार्ट है, पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर था हमारा उसके अंदर हमने क्या क्या सुधार किए, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ठीक है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सॉरी, इसके अलावा जो हमारा ये होता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, उसके अंदर रिफॉर्म सुधार किया गया। तो देखिए प्रायर टू 1991 1991 से पहले यानी कि 1990 तक जो रोल था आरबीआई का, वो क्या रोल था कि वो एक कंट्रोलर था। क्या था, एक कंट्रोलर, एक रेगुलेटर था, किसका, फाइनेंशियल सेक्टर का। यानी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बैंक्स को अपने पास कितना पैसा रखना है, कितने उसको लोन्स देने हैं, कितने नहीं देने, वो सभी था। यानी कि हर छोटे से छोटा डिसीजन किसकी परमिशन से होता था, आरबीआई की परमिशन से। कब तक, 1990 तक। लेकिन 1991 के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो वहां पर रोल आरबीआई का रहा, ऐसा नहीं कि आरबीआई का रोल खत्म हो गया, लेकिन तब तक वो एक रेगुलेटर हुआ करता था। रेगुलेटर यानी कि जो रेगुलेट करे, कंट्रोलर हुआ करता था। और 1991 से वो एक फैसिलिटेटर बन गया जो सुविधाएं प्रदान करेगा उनको, यानी उनकी मदद करेगा। तो अब ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो डिसीजंस होते थे वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स या जो अदर कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने छोटे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उसके अंदर हर किसी को आरबीआई से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स 1990 तक, क्योंकि हमने बात की टोटल कंट्रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर को, तो महत्वता भी किसको दी जाती थी, पब्लिक सेक्टर को। तो 1991 के अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट बैंक्स भी स्टैब्लिश किए जाने लगे। प्राइवेट बैंक जब स्टैब्लिश किए जाने लगे तो क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ने लगा। और हमने पहले बात की थी कि जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक इनएफिशिएंट मैनर में काम होता है। जहां कंपटीशन बढ़ जाएगा वहां पे आप अपग्रेड भी होते चले जाओगे, कंपटीशन होगा तो आपको सर्विसेज भी बेटर मिलनी स्टार्ट होगी। तो प्राइवेट बैंक्स आए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ा और जो हमें सर्विसेज है वो बेटर मिलने स्टार्ट हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 1990 तक हमने जब फॉरेन डायरेक्ट वो जो चैप्टर पढ़ा था फॉरेन ट्रेड वाला, या मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल, तो हमारे यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने ये मान लिया था चाहे हम लोन ले लें वहां से, उसको अपने आप इन्वेस्ट कर लें, उन लोगों को कंट्रोल नहीं देना। लेकिन 1991 के बाद एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दिया गया और धीरे धीरे वो अब तक प्रेजेंटली नियर अबाउट 50% तक कहाँ पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेनर्स इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ेगी, या मैं कहूँ कि हमारी जो जीडीपी है वो भी धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो एफडीआई पहले अलाउड नहीं था, अब उसे अलाउड कर दिया गया। और नेक्स्ट, सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस। आरबीआई ने क्या कर रखा है
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, जो उन चीजों को कंप्लीट कर लेगा वो अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि आपको पहले टोटल कंट्रोल आरबीआई करेगा, आप उन फॉर्मल जो कंडीशंस है उनको फुलफिल कर दो और आप न्यू ब्रांचेस सेटअप कर लो, ठीक है। तो इस मैनर में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए हमारे, ये हो गए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। किसका पार्ट है ये, लिबरलाइजेशन का पार्ट है, इसमें और रिफॉर्म्स भी हैं। हमारा थर्ड रिफॉर्म है फिस्कल रिफॉर्म, ठीक है। तो फिस्कल रिफॉर्म हमें क्या कहता है, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनर में जो चेंजेस हमने की, कैसे, जैसे हमारे दो टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जिसका किसी पर इंपोज किए गए उसी को ही पे करने पड़ते हैं, वो तो डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किसी और पे किए गए हैं, पे कोई और करेगा, यानी कि उसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जांपल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो चलिए, तो रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, देखिए क्या होता था, जब पहले 1990 से पहले जो टैक्स रेट्स थे वो काफी ज्यादा थे। टैक्स रेट ज्यादा होंगे तो लोग अपनी इनकम बताने से डरते थे, क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को लगा, मतलब कि जैसे धीरे धीरे उनको लगा कि पॉलिसी में जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमें जो रेट्स है टैक्सेस के ऊपर, फिलहाल हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्सेस के ऊपर जो रेट्स हमको क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस करने से क्या होगा, क्योंकि इंडिया कैसी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी डेवलप्ड नहीं है, तो यहाँ पर अगर लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेट्स ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम टैक्स रेट्स कम कर देंगे तो लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज खुद करेंगे, जिससे बेटर डिस्क्लोजर होगा, टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस किए गए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर, पहले टैक्स पेइंग प्रोसीजर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, उनका फिलिंग बहुत टिपिकल हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ा और चीजें बढ़ी तो धीरे धीरे जो फिलिंग प्रोसीजर है वो आसान होता चला गया। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंपोजिशन हो गया था कब, जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाया गया 2016 में, 17 में से अप्लाई कर दिया गया। और ये सब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सभी के लिए क्या है, एक यूनिफॉर्म मैनर है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए वन मार्केट वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीएसटी का इंपोजिशन किया। जीएसटी एक सेपरेट टॉपिक भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स थे, थर्ड रिफॉर्म हमारे फिस्कल रिफॉर्म। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स थे हमारे वो थे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि देश से बाहर के रिफॉर्म्स। तो जैसा हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में कि 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, या हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो उस टाइम हमने बात की थी कि 1990 तक आते आते हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस था वो नेगेटिव में आ गया था। हमारा अगर हम बात करें कि जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बेसिकली अगर बात करें तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी करेंसी का जो वैल्यूएशन है, प्राइस है, उसको कम कर देती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, उसके साथ रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट हमारी एक्सचेंज रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट आपके प्राइसेस को क्या करते हैं, कम कर दे, ठीक है। कम करने का मतलब जैसे पहले $1 इक्वल्स टू किसका था, ₹50 था। अब अगर गवर्नमेंट इस $1 को इक्वल्स टू 60 कर देगी तो क्या होगा, ये डिवैल्यूएशन। यानी कि जब गवर्नमेंट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन, और मार्केट फोर्सेस से होता है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गवर्नमेंट ने उस टाइम, क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था कि जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो था वो कम था और आउटफ्लो ज्यादा, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर दिया, हमारी इसको वैल्यू को कम कर दिया। वैल्यू को कम करने से क्या हुआ कि अब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे और एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। तो फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में एक तो फॉरेन करेंसी का इसका बेसिस किया, दूसरा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़े दो मैनर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बंद कर दिया गया, उसके बाद किसको फ्री कर दिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। 1990 के बाद टोटल कंट्रोल किसका आ गया, मार्केट फोर्सेस का, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो रेट्स हैं वो डिटरमाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चार रिफॉर्म हमने पढ़े, किसका पार्ट है ये, लिबरलाइजेशन का, कि लिबरलाइजेशन क्या था, फिर हमने बात की उसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, ठीक है, वो हमने रिफॉर्म्स पढ़े, टोटल 4 रिफॉर्म हमने पढ़े हैं, तो ये हमें करना है।